दादी पोती का प्यार। कहानी शिखा की है, जिसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करती थी। बेटा, आन्या आजकल काफी शरारती हो रही है। उसको तुम समझाओ ना, पढ़ती ही नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आई। आन्या, जो कि शिखा की 7 साल की बेटी है, शिखा उसके कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सास को लगता है कि शायद शिखा आन्या को प्यार से समझाएगी, लेकिन कुछ देर बाद दादी, दादी बचा लो, मुझे मार रही है मम्मी। पीछे से शिखा आती है। पढ़ाई नहीं करोगी तो क्या करोगी? लोगों के घर पर बर्तन धोगी हैं? शिखा, क्या बकवास कर रही हो? दादी मैं पढ़ लूंगी, बस मम्मी को बोलो मुझे इतना ना मारे। शिखा, मैंने सोचा था तुम माँ हो, बच्चे को प्यार से समझाओगी, लेकिन नहीं, रहने दो तुम। कुछ दिनों के बाद शिखा सास के पास आती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं आन्या के साथ वक्त बिताऊं। वो क्या है ना, लास्ट टाइम मैंने उसको मारा था, तो तब से वो। सास शिखा की बात पर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, और क्या, बेटी है तुम्हारी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। शिखा आन्या के कमरे में जाती है कि तभी उसका फोन आ जाता है। आन्या, मेरा एक फोन आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। आन्या बाहर दादी के पास आ जाती है। बेटा, माँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, तो उसे वक्त देना। हाँ दादी, आप भी चलिए ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ से कैसे डरना है? जाओ जाओ बेटा। आन्या कमरे में जाती है, जहाँ माँ फोन पर बात करके फोन रख ही रही होती है कि माँ मुझे फोन दो ना, मैं गेम खेलूंगी। नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। माँ, बातें करते करते भी तो गेम खेल सकती हूँ ना। लेकिन जैसे ही वो माँ का फोन लेती है, उसके हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। ये क्या किया बेवकूफ, बेकार लड़की, कुछ नहीं आता तुमको, तुम्हें तो मैं हॉस्टल में ही रख दूंगी। और फिर वो आन्या पर चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। सास देखती है कि जो शिखा आज बेटी से बात करने को कह रही थी, वो उस पर चिल्लाकर कमरे से बाहर आ रही है। अरे क्या हो गया शिखा, तुम तो उससे बात करने गई थी ना। माँ, ये लड़की ना किसी काम की नहीं है। अरे मैं तो इसके साथ बैठकर बात करना चाह रही थी, इसने मेरा फोन ही पटक दिया। तो शुक्र है कि फोन को कुछ नहीं हुआ, 50,000 का फोन है। अरे जब फोन को कुछ हुआ नहीं है तो बेटी के साथ कुछ पल आराम से बिता देती। मेरा मूड ऑफ हो गया है, बाद में बात करूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। सास को शिखा की बात अच्छी नहीं लगती, पर क्या करती। बहू को बेटी की तरह समझने वाली सास सोचती है कि सारा दिन काम करके ये भी थक जाती होगी, वो बेटा बनकर घर की देखभाल कर रही है, तो क्या मैं उसके बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती? मैं ही जाकर आन्या से बात कर लेती हूँ। दादी आन्या के पास आती है। वो कोने में बैठकर रो रही थी। ले, मेरी गुड़िया रानी को क्या हो गया? देखो शाम हो रही है, चलो पार्क में चले क्या घूमने? नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा चेहरा देखो कितना पीला पड़ रहा है, सब पूछेंगे क्या हो गया तो क्या कहूंगी। ये बात तो है। अरे कोई ना, मैं हूँ ना मेरी गुड़िया के पीछे से जवाब देने वाली। दादी और पोती पार्क में खेलने जाते हैं, जहाँ एक बच्चा कहता है, अरे आन्या क्या हो गया, क्यों रो रही थी? आन्या कुछ बोलती इससे पहले ही दादी कहती है, अरे आन्या ने रामायण देखी है ना, जिसमें रावण माता सीता का हरण करके उसे ले जाता है, बस वही देखकर रोने लगी मेरी गुड़िया। हरण क्या होता है आन्या की दादी? आन्या की दादी क्या होता है? दादी तो दादी होती है ना। वैसे हरण का मतलब होता है फिर क्या, दादी सभी बच्चों को रामायण के किस्से सुनाने लगती है। सभी दादी को घेर लेते हैं। आन्या को अपनी दादी को देखकर काफी फक्र महसूस होता है। आज तो पार्क में मजा ही आ गया दादी। दादी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मम्मी तो मुझे।
नहीं बेटा, ऑफिस के काम से मम्मी परेशान हो जाती है और आपको तो पता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से ज्यादा नाराज भी तो होते हैं ना। दादी पूरी कोशिश करती कि आन्या का कोमल मन माँ से प्यार करे। फिर एक रोज, अरे शिखा, वो क्या है ना, तुझे तो पता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। सोच रही थी आन्या की कोई ट्यूशन लगवा देते हैं। क्यों, क्या हो गया? वैसे तो मैं ही पढ़ा देती, पर अभी छोटी सी तो क्लास है, समझा दूंगी उसे मैं। देख शिखा, माँ पढ़ाए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तेरे पास वक्त की कमी है ना। नहीं माँ, मैं अभी फ्री हूँ, पढ़ा देती हूँ। शिखा आन्या के पास बैठ जाती है। क्या हो गया? आप मेरे पास कैसे? कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं, इंग्लिश की बुक निकालो, मैं पढ़ाती हूँ। और बेटा, मैं आपकी गलती हो तो ही डांटती हूँ ना। आन्या डर कर किताब निकालती है। अरे डर क्यों रही हो? हाँ? कोई भूत नहीं हूँ मैं। आन्या शिखा को पढ़ाने बैठती है। ये पहली बार था जो शिखा आन्या को पढ़ा रही थी कि अचानक शिखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये नहीं आता, इतना आसान है ये, दिमाग में तो गोबर भरा है, हमारे पूरे पैसे बर्बाद कर रही हो। हम लोग कमा रहे हैं कि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन नहीं, मजाल है कि पढ़ ले ढंग से। माँ, मुझे ये नहीं आता, तभी तो दादी से कहा था कि किसी को बोलो मुझे पढ़ा दे। अरे वाह जी वाह, तमीज देखो, कितनी जबान चल रही है तेरी। मन तो कर रहा है कि एक थप्पड़ जड़ दूं। आन्या माँ की डांट सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हो गया? क्या हुआ शिखा? तुम क्यों उस मासूम बच्ची पर चिल्लाती रहती हो? अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। यही है वो कारण जिस वजह से वो बिगड़ रही है। उसके सामने आप मुझे डांट रही है। अब शिखा सास पर भी चिल्लाने लगती है। तभी शिखा के सामने आन्या हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी गलती की सजा दादी को ना दो। उस दिन फोन मेरे हाथ से छूट गया था, गलती से। पहले दिन भी आपने मुझे मारा। आपने तो मुझे कभी पढ़ाया नहीं, आज पहली बार आई तो भी मुझे डांटने लगी। चुप हो जा आन्या, तेरी माँ है वो, कितनी बड़ी है तुझसे। तो क्या हो गया, बड़ी है, लेकिन पता नहीं कि बच्चों और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ, हम कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं, हमें आप चाहिए माँ। छोटी सी आन्या की बात सुनकर शिखा की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने कैसे आन्या को परेशान किया है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। माँ, आपने मुझे हमेशा बेटी समझा, लेकिन मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, ऐसी बात है कि जब जागो तब सवेरा। बहू का आदान प्रदान। अरे बहू तो बहू है, कोई वस्तु नहीं कि ठीक ना लगी तो बदल ले। अरे वो शर्मा जी की बहू, क्या कहने। अरे कभी उसके घर जाओ, बहू रानी ऐसे नाच नाच कर चाय नाश्ता कराती है, मानो घर में मेहमान नहीं भगवान आ गए हो। एक हमरी वाली है, ना मुंह में मुस्कान ना चेहरे पर चमक। अरे ठीक है ना भाग्यवान, हर दिन बहू को कोसती रहती हो। हर किसी की अपनी कोई ना कोई अच्छाई तो कोई बुराई होती है। अरे रहने दीजिए, इस लड़की के अंदर तो मुझे कोई खासियत नहीं दिखती। बाप ने ना एक कौड़ी का दहेज दिया, और बेटी भी दी तो बिल्कुल अलग ही लेवल की। अरे वो शर्मा जी की। लेकिन ये क्या, सामने खड़ी होती हैं शर्माई। सुनीली बहन, तुम्हारी सारी बात, लेकिन जो दिख रहा है ना वो है नहीं। कैसी बात कर रही हो शर्माई? अब तक तो तेरे घर मुझे चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता, और देख तुझे तो कोई नमस्ते तक कहने नहीं आया ना। अब क्या बताएं?
क्यों, क्या हो गया? बहू में बुराई निकल नहीं रही है क्या? अरे बस करो तुम लोग। ये सोचो घर में 2 रोटी जो मिल रही है ना, वो यही तुम्हारी बहू दे रही है। क्यों? सास का गुस्सा ससुर को देखकर और सुनकर 7वें आसमान में पहुंच जाता है। देखो जी, वैसा तो शर्माई सामने है, बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आंख देख लो मेरी, सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहती हूँ। अरे रहने देना रमा, ये पति लोगों की मोटी चमड़ी होती है। पहले माँ के सगे होते हैं, फिर बहू के। अरे हम तो इन लोगों के घर बस घुइयां छिलने आए हैं। वहाँ शर्मा जी का भी यही हाल है। बहू ना हो गई, यस बैंक का ATM हो गई है। तभी रमा देवी की बहू आ जाती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? सीमा कैसी है आपकी बहू? आंटी चाय लेंगी? वाह, अरे शर्माइन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो इसने तुझसे 2 बात कर ली, वरना तो ऐसा लगे है कि हम पत्रकार हैं और ये मंत्री आइन बिना बोले ही निकल जाती है। अरे ठीक है बहू, जाकर अदरक कूट कर चाय बना दे। हाँ, और हमें भी दे दिया 2 प्याली। बहू चली जाती है। चलो, हम लोगों का दुखड़ा तो अब जीवन भर का है। तू सुना, कैसे आना हुआ? कैसे क्या बहन, जो तेरी समस्या है वही मेरी। अरे मेरी वाली से तो परेशान हो गई हूँ। रिश्तेदारों के सामने पता नहीं क्या क्या बोलती है, क्या बताऊँ अब। खैर, रमा देवी शर्माइन की बात को बीच में ही काट देती है। कम से कम बहू बोलती चालती तो है, चिड़िया की तरह आंगन में चीह चिहाती तो है। हमारी वाली की तरह तो नहीं ना, शुतुरमुर्ग की तरह गले में मुंह डालकर बैठी रहती है। क्यों? खैर, कौन है जिसे जो मिलता है उससे वो खुश होता है? नहीं ना कोई। तो ये दोनों भी नहीं है, लेकिन दोनों को खुश करने का एक तरीका था। दोनों की बहू बदल दो। अरे जिसको जो पसंद, जैसी पसंद वो रखे। क्यों, क्या गलत है? तो फिर तो कैसा लगा तुम दोनों को मेरा आइडिया? वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमें भी क्या परेशानी है, हम भी ओके हैं। लो, हो जाती है बहुओं की एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान। अब हे भगवान, ये सुबह के 5 बजे जोर जोर से म्यूजिक कौन सुन रहा है? बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो। माँ जी, ये लीजिए चाय, मैं ना करा रही हूँ। चाय पीते पीते ये सब्जी काट देना। लेकिन सुबह 5 बजे कौन नाश्ता करेगा? ओहो ससुर जी, नाश्ता वो तो मैंने रात में ही बना दिया था। ये तो दिन का खाना है। और फिर जल्दी से दोनों आ जाइएगा, मैं नहा कर आ रही हूँ, फिर खूब सारी बातें करेंगे। बातें करेंगे? क्या क्या बातें करेंगे, और वो भी सुबह के 5 बजे? हाँ, थोड़ा लेट हो गया ना, कल से 4 बजे पक्का। हाँ। उधर शर्माइन के घर सुबह से नहा कर बैठे हैं, लेकिन मजाल है किसी की जो एक लोटिया भी धोकर दी हो पूजा के लिए। पता है पंडितों का घर है, लेकिन ना जी ना। बहू, अरे ओ बहू। बहू सोकर भी नहीं उठती है। किसी तरह शर्माइन सुबह का काम करके बैठी होती है कि सामने बहू आ जाती है। क्या है माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे शांति पसंद है, शांति। इतना खचर पचर की आदत नहीं है मुझे। अरे मेरी बेटी आ रही है, समझी? तो खाना बना लेना। रमा देवी की बहू खाना बनाकर कमरे में सोने चली जाती है। ननद के आने के बाद। माँ क्या बात है, घर बिल्कुल सूना लग रहा है, भाभी कहाँ है? अरे सो रही है। लेकिन भाभी तो मेरे आने से चहक चहक कर स्वागत किया करती थी ना। लेकिन तू तो अपनी माँ से कहते थे कि भाभी बहुत ज्यादा बोलती है। तू तो परेशान रहती थी ना भाभी की बोली से। हाँ पापा, वो तो है, लेकिन भाभी की आवाज़ मिस भी कर रही हूँ। इतनी देर में तो भाभी न जाने कितनी बातें कर लेती। ये तो है, लेकिन अब सुकून है, कम से कम घर भर में शोर तो नहीं हो रहा। उधर रमा देवी। हे भगवान, आसपास के लोग आते जाते घर में झांकते जा रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है। मैं तो चली घर से बाहर, कम से कम कोई ये तो ना सोचे कि बहू को सास मार रही है। सच्ची, हमारी बहू जैसी भी थी, कम से कम घर में शांति से तो रहते थे। अरे रहने दीजिए आप, कम से कम घर घर तो लग रहा है, नहीं तो वो वाली ने तो घर को लाइब्रेरी बना रखा था। रमा देवी की बड़बोली बहू। क्या बात है माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? वो क्या है ना, आपके भाई आए थे, पता नहीं क्यों परेशान होकर चले गए। बोल रहे थे कि आपसे बता दूं कि अब से नहीं आएंगे। हैं?
मेरा भाई चला गया, वो भी मुझसे मिले बिना? ये कैसे हो सकता है? मैं बात करती हूँ। रमा देवी भाई को फोन करती है। हाँ बहन, आया तो था, लेकिन तेरा घर वो घर नहीं लगा जिसके लिए मैं वहाँ आया करता था। क्या मतलब भाई? तेरी बात समझ में नहीं आई। तू तो जानती है मेरी बहू सारा दिन चिक चिक करती रहती है, तो मैं तेरे घर आ जाया करता था, लेकिन मैंने देखा तेरी बहू भी चिक चिक कर रही थी। अरे वो मेरी बहू नहीं है, मैंने तो पड़ोसी की मांगी थी कुछ दिनों के लिए। तू तो जानता है ना, मेरी वाली तो बोलती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शर्माइन। हाय रे, घर नहीं कब्रिस्तान बना दिया है। ना आवाज आ रही है ना कोई चहल पहल। जैसी थी मेरी बहू, कम से कम रौनक तो लगाए रहती थी। ना जी ना, ये वाली लड़की, इससे तो ना चलेगा घर हम लोगों का। एक काम करती हूँ, ले जाकर वापस कर देती हूँ। दूसरी तरफ रमा देवी। हाय रे, मेरा इकलौता भाई, वो नहीं आएगा जाएगा तो कैसे चलेगा? बात भी तो सही है। अरे दिन भर बक 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 कौन बर्दाश्त करे? अरे बहू, ए बहू, हे भगवान, कहाँ चली गई? दूसरी तरफ शर्माइन। अरे बहू, चल चल, तुझे घर छोड़ दूं। ना जी ना, हमें तो हमारी ही बहू प्यारी है। कम से कम घर को घर तो बना रखा था। बहू चल, तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। अरे ये किस काम की बहू जो घर को घर ही ना रहने दे, बाजार बना दिया है। तो दोनों बहुएं आ जाती है अपने अपने घर में। वो कहते हैं ना, जिसका जूता उसी को साजे। झूठ बोले कौवा काटे। अनु को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी और ससुराल में भी उसकी ये आदत गई नहीं थी। वो अब भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराती। एक दिन अनु अपनी सास से जाकर ननद की शिकायत करती है। सासू माँ, बीना दीदी ने मेरी साड़ी खराब कर दी, उस पे दूध गिरा दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे क्यों बीना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? माफी मांग अपनी भाभी से। भाभी, मैंने आपकी साड़ी पर दूध नहीं गिराया है। मैं दूध लेकर जा रही थी और आपने मेरी टांग में टांग अड़ा दी थी, तो मैं दूध लेकर साड़ी पर गिर गई। अरे वाह, एक तो गलती करती हो, ऊपर से इल्जाम भी दूसरों पर। वाह जी वाह। माँ जी, यही है क्या आपके घर के संस्कार? बीना, बहू से माफी मांग। सॉरी भाभी। अरे सॉरी से क्या होगा, साड़ी से होगा। साड़ी के बदले साड़ी। ठीक है बहू, नई साड़ी ले लेना बस। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हो। माँ, भाभी की साड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनको नई साड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया, आपको पागल बना दिया माँ। अरे बीना, एक तो गलती करती है, बहू की साड़ी खराब कर दी, ऊपर से बहू की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रही है। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि तू मेरी बेटी है। देखना माँ, जिस दिन आपको भाभी का सच पता चलेगा ना, पछताओगी बहुत। अरे तू कुछ भी बोलेगी और मान लूं मैं, हैं? आज तो तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। बहू, आज तू आराम कर और बीना करेगी अब से पूरे घर का काम। यहाँ नाक कटवा रही है तो ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। ठीक है माँ जी, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। रो रो के पूरा मेकअप खराब हो गया। बीना जल्दी से वहां से चली जाती है और बहू के कमरे में उसकी अलमारी में जाके बैठ जाती है, ताकि उसे पता चले कि भाभी अपने कमरे में करेगी क्या। अनु हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आती है और फोन उठा के सीधे अपने मायके फोन लगा देती है। पता है माँ, आज क्या हुआ?
आज मैंने सास की चाय में सब्जी धोने के बाद बचा पानी डाल दिया। बेचारी। ओह, तो भाभी हर बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा माँ, अब ना मैं सोने चली, बहुत आराम करना है आज मुझे। थोड़ी देर में अनु की नींद लग जाती है। बीना उसका फोन उठाती है और फोन में कुछ करने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। वो सीधे माँ के पास जाकर माँ के कान में कुछ कहती है। ठीक है, अब तू इतने यकीन से कह रही है तो ये भी कर लेती हूँ। पर भाभी पर तेरा शक गलत निकला ना तो बहुत बुरी सजा मिलेगी तुझे। ठीक है माँ, सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे फिर सजा ही मिल जाए। अगले ही दिन काम को लेकर बीना और अनु में बहस हो जाती है। बीना, तुम यहाँ पैदा हुई हो, तुम्हें इस घर का ज्यादा काम करना चाहिए। आपका भी तो यही घर है भाभी, मुझे तो एक दिन चले जाना है शादी करके, फिर तो आपको ही सब संभालना होगा ना। तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। आपकी माँ ने सिखाया है तो आप ही कर लो ना काम। अरे, रो क्यों रही हो भाभी? चुप हो जाओ, मैं कर लूंगी सारे काम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ भाभी। बीना अनु भाभी को चुप कराने के लिए उसके पाँव छू रही होती है। तभी अनु की रोती आवाज सुन के सास वहां आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, बिना कुछ बताए इसके पहले ही अनु बोल पड़ती है। देखो ना, आपकी बेटी मेरे पाँव पकड़ के मुझे गिराने की कोशिश कर रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे चुप कर बीना, तूने तो बहू के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। इसके मायके वालों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? पर भाभी झूठ बोल रही है माँ। मैंने भी देखा, तू उसके पांव पकड़ रही थी। वो तो मैं पाँव पड़ रही थी ताकि भाभी चुप हो जाए। तू ना आज किचन में सोएगी और खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत बदतमीज हो गई है। अनु को लग रहा था कि उसका झूठ सफल रहा, लेकिन बीना का प्लान काफी हद तक आगे बढ़ रहा था। जैसे बीना ने सोचा था, अनु ने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन बीना ने उस दिन अनु के फोन से अपनी माँ का नंबर उसकी माँ के नाम से सेव कर दिया था। बस फोन चालू होते ही अनु ने सच उगलना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो मेरे पाँव छू रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया कि पाँव पकड़ के गिरा रही है। और मेरी बेवकूफ सास मान भी गई है। हाँ हाँ, सास तेरी बेवकूफ तो है जो तेरी बातों में आती रही। माँ जी, आप वहाँ इतनी जल्दी मेरे मायके कैसे पहुंच गई? बीना और सास अनु के कमरे में आके उसे अपना प्लान बता देती हैं कि कैसे उन्होंने बीना के झूठ को पकड़ लिया। इस बार अनु सास के पांव पकड़ लेती है और माफी मांगती है। ए, पांव छोड़, मुझे गिराएगी क्या? क्या सास बन सकती है माँ? अरे क्यों रे, काम में ध्यान नहीं है जो सब्जी में नीरा नमक भर दिया। मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी हुई है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है।
जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुही कहाँ मरी हुई है, इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी। अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जा वासु आराम कर। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब बॉब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असलियत में घुमा कर ला, जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिस नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? अरे तो उनकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ। तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती।
माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या? कहानी उस घर की है जहां बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी, कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती,
वैसे पहनती है साड़ी भी? देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की। बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है। लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम के 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है, वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है, मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है, क्या हुआ जो थोड़ी शक्ति दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटी की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया, जिम नहीं जाना क्या?
प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे विमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से 2-4 बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना, तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं,
इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी दो बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा की जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती।
लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहां ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात, इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकलकर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूं। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप भी हद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी,
अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे, हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा? हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती। माँ, बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना, उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी? पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिणी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई।
ऐसा नहीं बोलती तारिणी। तारिणी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिणी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ? क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिणी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो, I'll fix that all। बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हैं? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगाजल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी, अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब, खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए हैं?
अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना। और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। आई मैरिड यू जस्ट बिकॉज तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? अब मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में। पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पांव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से, ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ! एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें?
क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है, अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं, मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिनी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिनी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनकी खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं।